दर्शकों प्रणाम। मैं आ गई हूँ फिर से अपने एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के समक्ष। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हाई स्कूल और इंटर की यानी बोर्ड परीक्षाओं का जो समय है वो नज़दीक आ गया है। और बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो होती है वो एक तरह से जो हमारे शैक्षिक जीवन की नींव होती है। तो इस समय बहुत से विद्यार्थी जो होते हैं वो तैयारी के क्रम में बहुत ही अपने आप को दबाव में महसूस करते हैं। और बड़े ही दुख की बात है कि जो बच्चों में है वो आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस पे मैं आज इस विषय पे आज इस टॉपिक पे थोड़ी बहुत चर्चा करूँगी। थोड़ा बहुत मैं गार्जियंस को भी कुछ परामर्श देने का प्रयास करूँगी और थोड़ा बहुत मैं जो बच्चों के गार्जियन हैं उनको मैं थोड़ा कुछ परामर्श देना चाहूँगी और जो हमारे बच्चे हैं उनको भी मैं थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहूँगी, ताकि इस तरह की चीज़ों की तरफ अगर किसी के मन में ऐसी चीज़ें चल रही हैं या किसी के गार्जियन को ऐसा लगता है तो वो समय रहते इससे सावधान हो सकें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा शिखर पे ही रहें। सबकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं और हम अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना 100% दे के और उसके अनुसार हम अपने लाइफ में कुछ अचीव करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबकी अचीवमेंट जो है, ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में सबकी अचीवमेंट बराबर हो। जैसे कि आप ये सोच लीजिए कि हमारी धरती ही है, तो धरती का क्या जो भी बाहरी क्षेत्र है वो सिर्फ समतल है? क्या धरती एकदम समतल होती तो जो सागरों में जो सारा जल समाया हुआ है वो आज कहाँ होता? जो पर्वतों पे बर्फ़ के जो ग्लेशियर जमे हैं वो कहाँ होते? क्या प्रकृति में इतनी विभिन्नता होती? क्या जीवन की संभावना होती? नहीं, खत्म हो जाती। अगर पूरी दुनिया बराबर हो जाएगी तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इसीलिए सबकी क्षमताएं अलग अलग हैं और सबकी जो क्षेत्र की विशेषज्ञता है अलग अलग है, सबकी रुचियां अलग अलग हैं। तो सभी लोगों की रुचियां जो हैं भिन्न भिन्न हैं, उसी अनुसार हमारी सफलता के क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं, हमारी विशेषज्ञता के विषय भी भिन्न भिन्न हैं। तो सबसे पहली बात तो ये मैं कहूँगी, सबसे पहले मैं गार्जियन से ये निवेदन करूँगी कि जब आपके बच्चे किशोरावस्था में जाने लगते हैं तो वो एक बच्चे नहीं होते, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में उनकी सत्ता स्थापित होने लगती है। और ये कहा जाता है कि बच्चे जब अपने कंधे के बराबर आ जाएं तो उनसे दोस्तों की तरह व्यवहार करना चाहिए। और हर सिचुएशन में देख ही रहे हैं आप लोग की परिस्थितियां, सामाजिक जीवन कितना तेज़ी से बदल रहा है। तो हमारे समय के लिए जो सही था, ज़रूरी नहीं है कि हमारा बच्चा जब अपनी युवावस्था या किशोरावस्था में पहुँचे तो उसके लिए भी वो चीज़ सही हो। उसके परिवेश उस समय एक 10-15 साल या 20 साल में एक परिवेश में, सामाजिक परिवेश में काफ़ी बदलाव आ जाते हैं और मान्यताओं में, सामाजिक जो स्वीकृति है उसमें बदलाव आ जाते हैं। तो उसके अनुसार थोड़ा बहुत हम लोग को भी बदलना होता है। और जो इस हिसाब से ये होना चाहिए कि बच्चों को हर समय टोकते नहीं रहना चाहिए, कभी कभी उनकी भावनाओं को समझना भी चाहिए। उनकी दिलचस्पी में आप दिलचस्पी लेने की कोशिश करें और अनावश्यक दबाव बनाकर बच्चे को अपनी कोई भी बात न मनवाएं। अगर आपको बच्चे की कोई बात आपको गलत लग रही है तो आप उसके साथ बैठें, उस विषय पे बात करें और ये कोशिश करें कि बीच का रास्ता निकाला जाए। दूसरी बात, एक और बात ये है कि बच्चों से जो भी हम गार्जियन अपेक्षाएं रखते हैं, एक बार उनकी क्षमताओं का भी आकलन हम कर लें। आप इतनी ज़्यादा अपने बच्चों पे अपनी अपेक्षाएं न लाद दें कि वो उसके नीचे दब के उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो अपेक्षाएं हैं वो दम तोड़ दें।
तो ये तो रही गार्जियन की बात। अब आते हैं बच्चों की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रतिबद्धता, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए हमें सबसे पहले तो उस लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए। और प्रतिबद्धता एक शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है, वो एक प्रतिबद्धता एक लंबी दौड़ ही नहीं है। जो हमारी प्रतिबद्धता है किसी लक्ष्य के प्रति, वो एक लंबी दौड़ ही नहीं है, बल्कि वो छोटी छोटी बहुत सी दौड़ों का समूह है। यानी एक छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप प्रयास करके ही हम अपने एक बड़े लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और इस क्रम में हमें अपनी उम्मीद को, अपनी आशाओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। प्यारे बच्चों, उम्मीद एक ऐसे रास्ते की तरह होती है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब तक आप उस पर चलना शुरू नहीं करते, वो तब तक आपको समझ में नहीं आती है। आपकी कोशिशों की शक्ति ही यही है कि आप एक के बाद एक कदम बढ़ाते रहें। जो सफलता होती है हमारी बहुत सी छोटी छोटी कोशिशों को जोड़ के एक बड़ी सफलता बनती है। खरगोश और कछुए की जो कहानी है आप सभी लोग जानते हैं। ये एक उदाहरण है कि लगातार कोशिश करने पे सफलता और उम्मीद रखने के साथ, अगर पहले ही कछुआ ये उम्मीद छोड़ देता कि मैं तो खरगोश से कभी जीत ही नहीं पाऊंगा, वो कोशिश ही नहीं करता, तो क्या आज हम लोग ये कहानी सुन पाते? नहीं ना। उसी तरह एक बात और है कि ज़रूरी नहीं है कि जो भी परिस्थितियां हैं हमेशा हमारे अनुकूल ही रहें। कभी कभी परिस्थितियां हमारे विपरीत भी रहती हैं। कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी हमारे जीवन में पैदा होती है जब हम चाह के भी कोशिश नहीं कर पाते हैं। तो एक भोजपुरी में कहावत कही जाती है कि आंधी आवे बैठ गंवावे। यानी जब परिस्थितियां आपके ठीक विपरीत हो, हवा आपके ठीक विपरीत हो, तो उस समय आपको थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना चाहिए। इस कहावत का ये मतलब है कि जब तेज आंधी चल रही हो तो थोड़ी देर के लिए बैठ के लिए उस आंधी के बीतने का इंतज़ार करना चाहिए। क्योंकि अगर उस आंधी से लड़ने की हम कोशिश करेंगे तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम उस आंधी से लड़ सकें। जो हमारे पास क्षमता है हम उसको भी गंवा देंगे। इससे अच्छा है कि हम थोड़ा धैर्य रखें और इंतज़ार करें। इस जो इतनी तेज़ी से दुनिया चल रही है, इसमें सबसे बड़ी कमी आजकल के जनरेशन में है, वो है पेशेंस या धैर्य की कमी। बच्चे जल्दी से जल्दी हर चीज़ में रिजल्ट पाना चाहते हैं, और जब वो अपने मन मुताबिक, अपने सोचे अनुसार, अपनी योजना अनुसार रिजल्ट नहीं पाते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो भी उनकी जो मनोबल होता है वो डाउन होता है। तो पेशेंस के मैं फ़ायदे कुछ बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपने अंदर पेशेंस रखेंगे तो धैर्य जो होता है वो इंसान के आत्मविश्वास को बढ़ाता है, यानी कॉन्फिडेंस को ग्रो अप करने का काम करता है पेशेंस। फिर पेशेंस रखने से हम शांत रहते हैं, और हम शांत रहने से सेहतमंद रहते हैं, यानी हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को, मेंटल हेल्थ को बचा पाते हैं। फिर जो धैर्य है वो हमारी पूंजी है या ताकत है। अगर आप धैर्यवान हैं तो आप परिस्थितियों से सामंजस्य बैठाने में अन्य लोगों की अपेक्षा ज़्यादा सफल रहेंगे। और एक कहा जाता है, एक लाइन है कि माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी अगर हम अपना पेशेंस खो देते हैं, किसी भी चीज़ में जल्दबाजी चाहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो रिज़ल्ट है, जो प्रतिफल है, वो हमारे इच्छा के अनुसार ही आए। कुछ चीज़ों का समय निश्चित होता है और उस समय पे ही हमें उसका फल मिलता है। तो हमें
इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आप कोई ऋतु अनुसार फल देने वाला पौधा है, आप उसमें कितना भी पानी डाल दीजिए, जब उसका मौसम आएगा तभी वो फल देगा। उसी तरह से आप किसी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए। जब उसका समय आएगा तो उसका प्रतिफल आपको ज़रूर मिलेगा। उसी तरह से है, आप क्या है, बच्चे चाहते हैं कि पूरे साल कुछ बच्चे होते हैं पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, सोचते हैं कि चलो एग्ज़ाम आएगा तो हम पढ़ लेंगे। नहीं, एक दिन में कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। अगर आप एक दिन बैठें कि हाँ आज मैं सारी एक बुक लिखूंगा और मैं आज ही लिख लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। एक बड़ी अच्छी किताब बनाने के लिए एक राइटर को प्रतिदिन कुछ ना कुछ उसको लिखना होता है। इसी तरह अगर आप किसी का वजन बहुत ज़्यादा है, वो अपना वजन कम करना चाहता है, तो क्या वो एक दिन में अपना वजन कम कर सकता है? नहीं, वो प्रतिदिन योगा करेगा, व्यायाम करेगा, अपने खाने पीने में कंट्रोल करेगा, अपनी दिनचर्या को संतुलित रखेगा, तो एक लंबे समय के बाद वो अपने लक्ष्य को पा सकेगा। इसी तरह मान लीजिए आपने कर्ज ले लिया है, तो उस कर्ज से मुक्ति के लिए आपको क्या करना है? ज़रूरी तो नहीं है कि आपने बड़ा कर्ज लिया है तो एक ही दिन में आप उसे उतार दें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी आदत में डालें कि आप कंट्रोल करके खर्च करें, अपने पैसे को ऐसी जगह पे लगाएं जो आपको रिटर्न में बेनिफिट दे सके, तब जाके आप ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप किसी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो एक ही दिन में या एक महीने में एक ही दिन पढ़ें, यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो हम नहीं कर सकते। अगर पूरे साल हमने थोड़ा करके प्रतिदिन का अपना रूटीन बनाया है, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो चाहे कैसा भी पेपर आए क्या फ़र्क पड़ता है। इस तरह से प्रतिबद्धता के साथ छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हुए उन्हें प्राप्त करते हुए आप एक साल में अपना कितना जीवन बेहतर बनाना चाहते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरी बात, आशा जो होती है एक बहुत खूबसूरत एहसास होते हैं। हम अगर आशा रखें तो कुछ भी कर सकते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपने आप से पे आशा रखनी चाहिए कि हाँ हम एक दिन ऐसा कर लेंगे। उम्मीद को कभी टूटने नहीं देना चाहिए। एक चीज़ और है जो बच्चों का ध्यान जो होता है वो पढ़ाई से भटका रहा है, वो है मोबाइल। मैं इस पे भी चर्चा करना चाह रही हूँ। ये जो मोबाइल फ़ोन है ये भारत में 1995 में आया और इसने एक भारत के सभी नागरिकों के जीवन में, या कहिए पूरे मतलब दुनिया में तो पहले से था, लेकिन भारत में 1995 में आया और वर्तमान समय में पूरी दुनिया को एक तरह से मोबाइल फ़ोन ने अपने शिकंजन में ले लिया है। हम लोग एडिक्ट हो गए हैं, एक तरह से गुलाम हो गए हैं उसके। और कम से कम एक औसत व्यक्ति कम से कम 4 से 5 घंटे मोबाइल फ़ोन पे खर्च कर रहा है। इसका क्या परिणाम हो रहा है? हम अपना शारीरिक स्वास्थ्य खो रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य खो रहे हैं और हमारा भावनात्मक स्तर भी है वो भी कम हो रहा है। एक जो कहा जाता है कि मनुष्य में मानवता कम होती जा रही है, वो इस मोबाइल से हो रहा है। और अगर यहाँ तक कि ये भी देखने में आ रहा है कि मोबाइल की वजह से आपसी रिश्ते परिवार में माता पिता के बच्चों से, बच्चों के माता पिता से खराब होते जा रहे हैं। आए दिन हम लोग पेपर में पढ़ते हैं कि मोबाइल चलाने से मना करने के लिए या इस तरह से मना करने के लिए, बच्चों को डांटने के लिए वो ऐसे कदम उठाते हैं, तो वो इतने बच्चे उसके एडिक्ट हो जा रहे हैं। अगर हम समय रहते नहीं इस पे ध्यान देंगे तो ये क्या है, ये हमारे दिमाग को भी कमज़ोर कर रहा है। पहले हम किसी चीज़ को याद रखने की कोशिश करते थे, अब हम अमूमन किसी चीज़ को याद रखने की कोशिश नहीं करते। हम दैनिक जीवन की चीज़ों हैं, क्वेश्चन है, फटाक से गूगल से पूछ लेते हैं। कोई पहले था कि अगर किसी को कुछ पूछना है, कुछ जानना है तो अपने आस पड़ोस, नाते रिश्तेदार या माता पिता से कुछ पूछता था। अब क्या है, अब गूगल से पूछ लो। तो ये जो स्मार्टफोन खुद तो स्मार्ट है, लेकिन हमें बेवकूफ़ बनाता जा रहा है, हमें असामाजिक बनाता जा रहा है
और हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को, हमारे सामाजिक जीवन को ये एक तरह से नष्ट कर रहा है। ये हमें बहुत चीज़ें, बहुत सुविधाएं दे रहा है, लेकिन उसके बदले में एक तरह से हमारी पूरी दुनिया को ये खा रहा है। पहले जब फ़ोन नहीं था तो क्या होता था, परिवार के सभी सदस्य शाम को मिलते थे, एक दूसरे से बात करते थे, हंसी मजाक करते थे, उनके पूरे दिन में उनके साथ क्या क्या हुआ इस पर चर्चा करते थे। किसी को अगर कुछ समस्या होती थी तो आपस में मिल बांट के उस समस्या को हल करने का प्रयास करते थे। इस तरह से मानसिक रूप से आदमी, दिन भर में आदमी चाहे कितना भी परेशान हुआ है, शाम को अपने परिवार से बात करके और वो टेंशन फ्री हो जाता था, रात में आराम से सोता था। अब तो सब लोग मिलते हैं तो सबके हाथ में अपना अपना मोबाइल है, सारे लोग एक साथ ही बैठे हैं लेकिन कोई एक साथ नहीं है, वो मोबाइल के साथ है। उसके बाद उसकी जो रोशनी होती है वो हमारे जो शरीर की घड़ी है उसको वो डिस्टर्ब कर दे रहा है। देर रात तक हम दिन भर थके रहते हैं, फिर देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, तो शारीरिक स्वास्थ्य भी गया, मानसिक स्वास्थ्य भी गया। इससे क्या हो रहा है कि नींद की कमी, बेचैनी, पेशेंस की कमी और चीज़ों को भूलना, डिप्रेशन, कॉन्फिडेंस में कमी, ये सब समस्याएं पैदा हो रही हैं। और एक अनुमान लगाया जा रहा है, अभी ये आया था कि इंसानी दिमाग में चिप लगा दिया गया है। एलन मस्क की कंपनी ने ये की है खोज, और एक वो सक्सेस भी रहा है। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक ये जो स्मार्टफोन है ये भी बंद हो जाएगा, सब अपने अपने दिमाग में चिप लगवा लिया करेंगे। और टेलीपैथी टेक्नोलॉजी आने से पहले ही हम सभी चलता फिरता रोबोट हो जाएंगे। यानी रोबोटों में एक तरफ तो इंसान कोशिश कर रहा है कि रोबोट में हम भावनाओं को डालें, और वही इंसान एक तरफ इस रास्ते पे बढ़ रहा है कि वो खुद रोबोट बनने के कगार पे है। तो फ़ोन चलाना भाई ज़रूरी है, ये एक तरह से हमारे दैनिक जीवन का अंग बन गया है। सारे काम फ़ोन से ही हो रहे हैं, सारी सुविधाएं फ़ोन में ही, अधिकतम सुविधाएं हमारे जीवन की हैं। तो चलाना तो भाई हमारी मजबूरी है, उसको तो हम बंद नहीं कर सकते। हाँ, ये देखें कि हम उस पर कितना समय दे रहे हैं और हम उस पर क्वालिटी टाइम दें। ये नहीं कि फालतू के कुछ भी, मैं तो बहुत से लोगों को देखती हूँ उटपटांग पता नहीं क्या रील्स बनाते हैं, और उनके देखने वालों की भी बहुत लंबी, तो बस फ़ोन लिया, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, कुछ भी दिखा रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, 2 घंटे 3 घंटे बीत गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब फ़ोन हाथ में लेके बैठ रहे हैं तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हम क्यों फ़ोन लेके बैठे हैं, हम कितनी देर फ़ोन को देखना चाहते हैं और उससे हम क्या जानकारी लेना चाहते हैं, और बाकी पूरे दिन में हमारे पास करने के लिए इससे बेहतर क्या है। और एक चीज़ और कि हम कोशिश करें कि महीने में, हफ्ते में तो संभव नहीं है, महीने में जैसे हम लोग अनाज का व्रत करते हैं ना, फास्ट रखते हैं, उसी तरह से हम लोग को फ़ोन का भी फास्ट रखना ज़रूरी है। एक दिन परिवार के सभी सदस्य मिल के ये तय कर लें कि इस एक दिन हम फ़ोन को हाथ नहीं लगाएंगे और एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। ऐसा तो होना रोज़ चाहिए, लेकिन सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सारा काम सब कुछ इसी से है, तो गैजेट्स से ही, तो भाई उनकी मजबूरी है। तो कम से कम आप प्रतिदिन न कर पाएँ, हफ्ते में न कर पाएँ, कम से कम मंथ में एक दिन परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ समय ज़रूर बिताएं। और बच्चों, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। अगर आप लक्ष्य बना ले रहे हैं तो उस लक्ष्य पे निरंतर कार्य करिए और अपनी क्षमता के अनुसार 100% देने की कोशिश करिए,
आपको आपका लक्ष्य ज़रूर मिलेगा। देर से मिले सवेर से मिले, लेकिन मिलेगा। कभी भी घबरा के जीवन का अंत करने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी समय हो, जब भी आपको कोई समय बहुत कठिन लगे तो आप अपने मन में ये सोचिए कि ये वक्त गुजर जाएगा। समय कभी नहीं रुकता है, और दिन है तो रात ज़रूर होगी, रात है तो दिन ज़रूर होगा। और रात जब सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है तो सवेरा उतने ही करीब होता है। जब आप बहुत समस्या में हों तो अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत करें, और नहीं बातचीत कर सकते हैं तो अपने दिल को आप समझाएं कि ये समय है, हर एक क्षण गुजर रहा है और ये गुजरेगा। हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे और हम अपने जीवन में अपने पैर पे खड़े होंगे, एक मुकाम हासिल करेंगे। सब आप देखिए कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप उस पे काम करिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। अब इसी के साथ आते हैं अपने वास्तुशास्त्र पे। तो इस समय जो प्रतियोगी परीक्षाएं या ये हाई स्कूल इंटर की सीबीएसई यूपी बोर्ड की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें बेहतर कुछ करने के लिए मैं वास्तु संबंधी कुछ टिप्स आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि जो पढ़ने का स्थान हो छात्र छात्राओं का, वो दक्षिण की तरफ या पश्चिम की तरफ नहीं होना चाहिए। उनका कमरा उत्तर की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ होना चाहिए, या उत्तर पूर्व के कोने यानी ईशान कोण में होना चाहिए। दूसरी बात कि जो भी जिस रूम में विद्यार्थी तैयारी कर रहा है या पढ़ाई कर रहा है, वहाँ भारी भरकम सामान कोई नहीं होना चाहिए। कोई भी वहाँ पे कबाड़ की चीज़ नहीं होनी चाहिए। और जिस मेज़ पे वो बैठ के पढ़ता है या जिस स्थान पे बैठ के पढ़ता है, वहाँ एक पानी का ग्लास ज़रूर रखें। और जो उसके सामने की दीवार है, यानी बच्चा जहाँ पढ़ाई कर रहा है उसके सामने की जो दीवार है उस पे मोर पंख आप लगा सकते हैं, या जिसको भी वो अपना आइडियल मानता हो, सफल व्यक्ति जो भी उसका आदर्श हो, उसका एक फ़ोटो भी आप उसके सामने की दीवार पे लगा सकते हैं। आशा करती हूँ आज का वीडियो सबको पसंद आया होगा। प्रणाम। लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइबर बढ़ाएं। नमस्ते।